नमस्कार आप सभी को सामान्य विज्ञान के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई ये आपकी 5वीं वीडियो आज जा रही है और इसमें जैसे हमने पूर्व में आपको बताया था कि एक टॉपिक आपका थोड़ा सा कम डिटेल में बताया गया है, वो टॉपिक था आपका पाचन तंत्र। तो यहाँ पर जो समग्रता से आज के इस पूरे सेशन में चर्चा होने वाली है वो पाचन तंत्र से जुड़ी हुई चर्चा होने वाली है। पाचन तंत्र को हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं, तो सभी तैयार हो जाइएगा। पाचन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आप में से ही कुछ भाइयों का ये कंसर्न था कि सर इसको पढ़ाया जाए, इसमें जानकारी कम दी गई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज इस सेशन को रखा है। जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। पाचन तंत्र की जब भी आप बात करते हो तो पहला जो आपको समझना है वो समझना है आहार नाल के बारे में। आहार नाल के बारे में समझना है और आहार नाल के साथ साथ जो सहायक ग्रंथि है उसको समझना है। ठीक है, आहार नाल और सहायक ग्रंथि। यदि आहार नाल और सहायक ग्रंथि को आप अच्छे से समझ जाते हो तो पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो गया। आहार नाल की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम सहायक ग्रंथ की बात करें तो सेलेब्री ग्लैंड इसको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेलेब्री ग्लैंड मतलब सहायक ग्रंथ, यह भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आहार नाल पर और उसके बाद फिर हम सहायक ग्रंथियों पर आएंगे। तो आज की जो चर्चा है सबसे पहले हम आहार नाल से अपनी शुरुआत करते हैं। आहार नाल की जब आप बात करते हो तो आप जानते हो कि पाचन की जो प्रक्रिया है, जब भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि भोजन को मुख में रखने से ही ये प्रक्रिया आप कह सकते हो प्रारंभ हो जाती है। तो भोजन को जब आप मुख में रखते हो, तो सबसे पहले कार्य करना कौन शुरू करते हैं? सबसे पहले कार्य करना आपके दांत शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दांतों का ही कार्य प्रारंभ होता है, दांतों द्वारा ही कार्य किया जाता है मुख में रखने के बाद। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही भोजन को आपने मुख में रखा, दो चीज़ें यहाँ पे सक्रिय हो गए आपके। पहला आपका दांत जो है या टीथ, और दूसरा जीभ या टंग। ठीक है, जीभ या टंग और दांत जो है ये आपके सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही भोजन की आप बात करते हो तो जीभ और दांत आपके सक्रिय हो जाते हैं। अब जब हम दांतों के बारे में जानते हैं, दांतों के बारे में देख रहे हैं, जीभ पर अभी हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम दांतों के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुख में जो दांत हैं वो कुल 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के टीथ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, इसको नोट कर लेना है कौन कौन से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपका आता है इंसीजर। पहला कौन सा आता है? इंसीजर। साथ साथ इसको नोट करते हुए चलिएगा। पहला जो प्रकार देखने को मिलता है वो होता है इंसीजर। दूसरा जो प्रकार देखने को मिलता है वो है कैनाइन। ठीक है, तीसरा जो इनमें प्रकार देखने को मिलता है दांतों का वो है प्रीमोलर, और इसके बाद चौथा प्रकार जो देखने को मिलता है वो है मोलर। ये 4 प्रकार के टीथ जो है हमारे मुख में देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया, पहला इंसीजर, इसी को बोलते हैं कृंतक। हिंदी भी नोट कर लीजिएगा, कृंतक। ठीक है, कैनाइन की यदि हम बात करें इसको क्या बोलते हैं तो नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं रदनक। रदनक। जब प्रीमोलर की हम बात करते हैं, प्रीमोलर की हिंदी नोट कर लीजिएगा, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। और अगला जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं चवर्णक।
ठीक है। ये आपको 4 प्रकार दांतों के देखने को मिलते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दांतों का काम क्या होता है, सबसे पहले हमने देख लिया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत आपके मुख में देखने को मिलते हैं। दांतों के कार्यों के बारे में यदि हम बात करें कि इनके कार्य क्या होते हैं, ये 4 प्रकार हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन से दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। इनके कार्यों की यदि हम बात करें तो इनके कार्यों में आप जानते हैं भोजन को चबाना, भोजन को आप कह सकते हो फाड़ना, ठीक है। चबाना हो गया, फाड़ना हो गया, पीसना हो गया। ये सब काम किसका होता है, ये सब काम दांतों का होता है। तो दांतों के ये काम हो गए, ठीक है। दांतों के प्रकार हमने देख लिए जो हमें पता नहीं था अभी तक। अब आपको बता दें कि दांतों का एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दांतों की संख्या को काउंट करने के लिए, दांतों की संख्या को काउंट करने के लिए एक फार्मूला है जो आप यदि याद रखोगे तो दांतों की संख्या को आप कभी भूलोगे नहीं। इसको बोलते हैं 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसी फार्मूलों को हम देखते हैं कि भाई ये फार्मूला है क्या। 2 1 2 3, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे जो पहला 2 है, यहाँ पे जो पहला 2 है इसका संबंध है इंसीजर से। किससे संबंधित है ये संबंधित है इंसीजर से। पहला 2 किससे संबंधित है, इंसीजर से। फिर इसके बाद 2 के बाद 1 देखने को मिल रहा है। 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध है कैनाइन से, ठीक है। 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध है कैनाइन से, तो इसका संबंध है 1 से। इसमें फिर जो 2 दूसरा वाला 2 देखने को मिल रहा है, इसका संबंध है अग्र चवर्णक से। और तीसरा यहाँ पे जो लास्ट में 3 देखने को मिल रहा है, इसका संबंध है चवर्णक से। अब जब हम अपने दांतों की बात करते हैं, अभी मैं पिक्चर में भी दिखाऊंगा, तो कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हो संरचना देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से मुख की हमारे आप कह सकते हो संरचना देखने को मिलती है। अब इसमें कैसे इनको हम फिट करेंगे, तो इनमें जो हम फिट करते हैं यहाँ से करते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3। सेम चीज़ें यहाँ भी 2 1 2 3 2 1 2 3। ये संरचना आपको देखने को मिलती है। अब जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई पहले 2 का संबंध क्या है, पहले 2 का संबंध किससे है, पहले 2 का संबंध है इंसीजर से। तो इस आधार पे यदि हम बात करें कि भैया हमारे मुख में इंसीजर जो हैं उनकी संख्या होती कितनी है, इंसीजर जो हैं या जो आपके कृंतक हैं इनकी संख्या होती कितनी है, तो याद रखिएगा कृंतक की जो संख्या देखने को मिलती है, कृंतक की जो संख्या देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 8। कितनी देखने को मिलती है, कृंतक की संख्या कितनी देखने को मिलती है, 8। कैसे 8 देखने को मिलती है, आइए देखते हैं ये 8 कहाँ से आते हैं। मैंने बोला कि जो प्रथम 2 है इसका संबंध किससे है, कृंतक से है। तो यहाँ पे प्रथम 2 पहला ये वाला मिल गया इस सीरीज का, और इस सीरीज का ये वाला मिल गया, इसी तरह से नीचे भी। तो टोटल कितनी संख्या होगी, 2 2 4 और 4 और 4 8, मतलब 4 + 4 = 8, ठीक है। अब हमने बताया कि भाई जो कैनाइन होते हैं इनका संबंध है सेकंड 1 से, ठीक है। अब 1 की बात करें तो 1 कहाँ कहाँ है, एक 1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है 2, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया कि जो रदनक है उसकी संख्या कितनी है, 2 + 2 = 4। फिर इसके बाद हमने बताया कि ये जो दूसरा वाला 2 है इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध है प्रीमोलर से या अग्र चवर्णक से। तो अब बात हो रही है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक की जब हम बात करते हैं तो भैया इस 2 की बात हो रही है, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, और इसी तरह नीचे भी सेम संरचना। तो ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 4 = कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद फिर बात आती है इस 3 की, तो इस 3 का संबंध किससे है, इससे मोलर से है, चवर्णक से है। तो चवर्णक की यदि हम संख्या ज्ञात करें
मुख में चवर्णक की संख्या ज्ञात करें तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, मतलब 6 + 6 = 12। ये आपको दांतों की कुल संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर होते हैं 8। ठीक है, कैनाइन कितने होते हैं? 4। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। मोलर कितने होते हैं? 12। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ हमें पता चला कि हमारे मुख में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो चवर्णक की होती है। दांतों में सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो चवर्णक की होती है। चवर्णक को हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। ये फार्मूला यदि याद रखते हो तो कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। आइए देख लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि ये जो दांत हैं ये किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ये जो दांत हैं इनका भी एक चित्र हमने यहाँ पे रखा है, आइए देख लेते हैं। और आप भी चाहेंगे गूगल कर लेंगे, मिल जाता है। ये है टीथों की बात हो रही है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रही है। ये मान लीजिए आपका मुख है, ये मान लीजिए आपका मुख है। यहाँ पे ये बॉटम वाले हैं, ये बॉटम वाले टीथ यहाँ पे दिए हैं, और ये जो टीथ दिए हैं ये अप वाले टीथ दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम इंसीजर की बात कर लेते हैं। इंसीजर की जब हम बात करते हैं, हमने देखा था कि भैया पहले 2 का संबंध किससे है? इंसीजर से है। तो भैया कैसे हमने लिखा था? ऐसे ही तो लिखा था 2 2, ऐसे ही तो लिखा था। हमने कैसे संख्या किया था? 2 1 2 3 2 1 2 3, ऐसे ही हमने किया था। यहाँ पर भी ऐसे ही हमने किया था, 2 1 2 3 2 1 2 3, ऐसे ही हमने किया था। वही सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो 4 के 4 दांत हैं ये क्या हैं? ये इंसीजर हैं। और इसी तरह से बॉटम में भी ये 4 के 4 दांत जो हैं ये इंसीजर, मतलब ये जो आगे वाले दांत हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं इंसीजर। फिर कैनाइन की बात करें तो कैनाइन टीथ ये आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। इसी तरह से कैनाइन टीथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा, मतलब इंसीजर के बगल वाला जो दांत है उसको आप बोलते हैं कैनाइन। उसको देख लिया आपने। फिर प्रीमोलर की बात कर लिया, कैनाइन के बाद जो दांत शुरू होते हैं उसको बोलते हैं प्रीमोलर। 2 यहाँ पे 4, और इसी प्रकार से 4 नीचे भी। फिर लास्ट के जो अंतिम आप कह सकते हो जो दांत सबसे लास्ट में होते हैं उनको बोलते हैं मोलर। ये 3-3 की संख्या में होते हैं और सबसे बाद में यही निकलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि बचपन में या 18 वर्ष तक की उम्र में पूरे दांत नहीं होते, तो यही मोलर नहीं निकले होते हैं। तो मोलर की संख्या यहाँ पर आपने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ दांतों से संबंधित अब कोई डाउट नहीं होगा, दांत आपके क्लियर हो गए होंगे। और यदि सबको आप जोड़ोगे ना तो सबको जोड़ने पे जो संख्या आ रही है कितनी आनी चाहिए? 32 आनी चाहिए। तो देख लीजिए 32 आ रही है या नहीं आ रही है। अभी दिखा देता हूँ, जो लास्ट पेज हमने देखा था वहाँ पे हम देख लेते हैं कि 32 आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है 32। 8 और 4 12, 12 और 12 हो गए 24, 24 और 8 हो गए 32। तो ये दांतों के बारे में जो चर्चा थी वो हमारी समाप्त हुई। दांतों के बाद हम आगे बढ़ते हैं, दांतों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीभ की। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आहार नाल, और आहार नाल में दांतों के साथ साथ जीभ के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो आइए जीभ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, टंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जीभ के बारे में हालांकि अभी जो एनसीईआरटी की जानकारी है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जीभ के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसके कार्य देख लेते हैं कि भाई जीभ का कार्य क्या होता है। तो जीभ का पहला कार्य होता है स्वाद का पता लगाना। क्या होता है? स्वाद का पता लगाना। तो जीभ सबसे पहला कार्य क्या करती है? जीभ सबसे पहले किसी स्वाद का पता लगाती है। दूसरा क्या करती है? भोजन को गीला रखती है। याद रखिएगा, भोजन को गीला रखती है। तो दूसरा कार्य क्या हो गया जीभ का? भोजन को गीला रखना। तीसरे कार्य की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं
जीभ के माध्यम से ही आप देखते हैं कि लार ग्रंथियों से लार निकलता है, तो इसका भी संबंध जीभ से है। लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है वो आप कह सकते हो। इसके साथ साथ आप जानते हैं लार ग्रंथियों से एंजाइम भी निकलता है। इसके अतिरिक्त जीभ का और क्या कार्य है? इसके अतिरिक्त जीभ का कार्य यह भी है भोजन का उलट पलट करना। आपके मुख में भोजन को उलटने पलटने का काम कौन करता है? जीभ करता है। तो ये जीभ के कार्य हो गए। जीभ के जब कार्यों की हमने बात कर लिया, फिर बात आती है भैया कि जीभ जो है वो स्वाद का पता कैसे लगे। मान लीजिए ये आपकी जिह्वा हो गई, जीभ हो गई उदाहरण के तौर पे, तो ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया, पीछे का भाग हो गया, और ये इसका अग्रभाग हो गया। ठीक है। अब बात यदि हम करें कि भैया मीठा का अनुभव कहाँ से होता है, तो ऐसा बोला जाता है, अभी तक यही था, एनसीईआरटी में यही पढ़ते हैं, लेकिन जो आधुनिक आप कह सकते हो रिसर्च हुई है उसके आधार पे ये बताया गया है कि हमारी जो जीभ होती है, जीभ का हर भाग सभी प्रकार का अनुभव करता है। लेकिन जो एनसीईआरटी में है उसकी बात यदि हम करें तो ऐसा बोला जाता है कि जीभ का ये जो अग्रभाग होता है ये मीठे का अनुभव करता है। यदि कुछ मीठा आप खाते हैं तो कौन बताता है? जीभ का जो अग्रभाग है वो बताता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया कड़वाहट कहाँ से पता चलती है, तो ये जो पीछे वाला भाग है इससे कड़वाहट का पता चलता है। याद रखिएगा, इससे कड़वाहट का पता चलता है। और यदि पूछ लिया जाए नमकीन का पता कहाँ से चलता है, तो नमकीन स्वाद का पता इससे चलता है। और यदि पूछ लिया जाए खट्टे का पता कहाँ से चलता है, तो खट्टे का पता यहाँ से चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग से क्या पता चलता है। और हम मानते हैं कि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न अब आज की तिथि में विवादित हो गया है तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है। अब जीभ की बात हो गई तो हमने देखा कि एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा कि एंजाइम, या दूसरा हमने पढ़ा लार ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोनों के संदर्भ में हमें समझने की ज़रूरत है, एंजाइम के संबंध में भी और लार ग्रंथियों के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आइए एंजाइम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एंजाइम के उदाहरण, एंजाइम के हालांकि हम पहले भी पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। एंजाइम के उदाहरण, एंजाइम के उदाहरणों की यदि हम बात करें तो जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए वसा का पाचन, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो नोट रखिएगा लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम है। ठीक है। दूसरा यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम, तो नोट कर लीजिएगा ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन, ये क्या हैं? ये हैं प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम। यदि बोल दिया जाए आपसे कि भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो इसमें याद रखिएगा अमाइलेज। ठीक है। अमाइलेज एंजाइम के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं, हमने देखा कि जीभ का काम है भोजन को गीला रखना। तो जीभ भोजन को गीला कैसे रखती है? लार के माध्यम से गीला रखती है। और जब हम लार की बात करते हैं, जब हम लार की बात करते हैं, सलाइवा की बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है कि लार से दो एंजाइम स्रावित होते हैं। हमारी लार से दो एंजाइम स्रावित होते हैं, दो एंजाइम स्रावित होते हैं। लार से दो एंजाइम स्रावित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है टाइलिन। पहला एंजाइम कौन सा है? पहला एंजाइम है टाइलिन। ठीक है। पहला एंजाइम है टाइलिन जो कि लार से स्रावित होता है। और दूसरा एंजाइम जो है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ध्यान से सुनिएगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। तो हमने देखा कि जो लार होती है, लार से दो एंजाइम स्रावित होते हैं।
पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। अब हम टाइलिन की बात करें कि भैया टाइलिन का कार्य क्या होता है, टाइलिन करता क्या है। तो टाइलिन करता क्या है, यदि इसके बारे में हम जानना चाहें, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि मंड होता है ना, स्टार्च होता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो मंड जो होता है, आप याद रखिएगा, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज या शर्करा में बदलता है। मंड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को ये किस में बदलता है, ये माल्टोज या शर्करा में बदलता है। तो यह याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को मंड या शर्करा में बदलता है। ठीक है, तो पहला टाइलिन के बारे में हमने देख लिया कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज या शर्करा में बदलता है। अब बात आती है लाइसोजाइम, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, आप जानते हैं जब आप भोजन करते हैं या आप कह लीजिए आप सांस भी लेते हैं, कई बार मुख से हम सांस लेते हैं, तो इस दौरान वातावरण में उपस्थित कई सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे मुख में, आप ऐसे बोलिए कि हमारे मुख में प्रवेश करते हैं। तो जो भोजन के समय या आप कह सकते हैं कि अन्य क्रियाओं के दौरान जो बैक्टीरिया हमारे मुख से प्रवेश करते हैं, तो क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हानिकारक भी हो सकते हैं, तो ये जो एंजाइम है लाइसोजाइम, इसका काम होता है कि भोजन के दौरान या अन्य प्रक्रियाओं के दौरान हमारे मुख में जो इस प्रकार के विषैले हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, उनको नष्ट करने का जो काम करता है वो करता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसलिए लाइसोजाइम एंजाइम को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यदि हम पूछ लें कि भैया पचे हुए पदार्थों को क्या कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं बोलस। बोलस क्या है, जो पचे हुए पदार्थ होते हैं उनको हम बोलस नाम से जानते हैं। इसको भी नोट करके वहीं पर नोट कर लेना है। मुख के बाद आप जानते हैं कि भैया भोजन कहाँ जाता है, मुख की बात हमने कर लिया। मुख के बाद भोजन जाता है ग्रसनी में, हमने पढ़ा था, लेकिन हमने शॉर्ट में पढ़ा था। मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। क्या ग्रसनी में भोजन का पाचन होता है? तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ग्रसनी में क्योंकि कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमने देख लिया, मतलब भोजन अब कहाँ से, दांत और जीभ के क्रिया के माध्यम से अब ये कहाँ पहुँच गया, ग्रसनी में पहुँच गया। अब क्योंकि ग्रसनी में कोई एंजाइम पाया नहीं जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि ग्रसनी से दो नलिकाएं जुड़ी होती हैं। कौन कौन सी जुड़ी होती हैं ग्रसनी से? इस प्रकार के दो नलिकाएं ग्रसनी से जुड़ी होती हैं। एक नलिका को आप बोलते हो वायु नली, वायु नलिका, और एक को बोलते हो भोजन नलिका। और इसी भोजन नलिका को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो ईसोफेगस। तो ये भी याद रखना है, ईसोफेगस। ये हमने पिछला नोट्स पलटोगे, वहाँ पे हमने चर्चा किया है। तो ग्रसनी से दो नलिकाएं जुड़ी होती हैं, पहला है वायु नलिका और दूसरा है भोजन नलिका। अब हमने बताया था क्योंकि जब भोजन हम करते हैं तो भोजन हमारा ये भोजन नलिका में ही जाता है, वायु नलिका में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है और जब हम भोजन करते हैं तो वह वायु नलिका को ढक लेती है और इस ढक्कन नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। याद होना चाहिए, एपिग्लोटिस। तो ये जो एपिग्लोटिस होता है, इसी के कारण भोजन जो है हमारा वो वायु नली में प्रवेश नहीं करता, बल्कि भोजन वाली नलिका या ईसोफेगस में प्रवेश करता है। अब आपको बताना है कि क्या ग्रसनी में पाचन होता है? नहीं। क्यों नहीं पाचन होता है? क्योंकि यहाँ पर भी कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। बस ये करती क्या है, ये नलिका करती क्या है?
इस नलिका में एक प्रकार की गति होती है और उस गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। और क्रमाकुंचन गति के माध्यम से ये जो भोजन है ये नीचे की तरफ, आगे की तरफ मूव करता है और इसी क्रमाकुंचन गति को बोलते हैं पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट पिछली कक्षा में आपको बताया गया है। अब इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा? अब इस नलिका से होकर के भोजन कहाँ पहुँचेगा? अब ये पहुँच जाएगा आमाशय में। तो अगला क्रमाकुंचन गति के माध्यम से भोजन कहाँ पहुँच गया? भोजन पहुँच गया आमाशय में। ठीक है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से जो भोजन था वो पहुँच गया आमाशय में। अब आमाशय में क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक है, आमाशय, मान लीजिए ये आमाशय है, तो इसके अंदर एक प्रकार की ऐसे संरचना देखने को मिलती है। ये यदि आमाशय है, इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है और इसमें कुछ भरा होता है। ठीक है, इसमें कुछ भरा होता है, इस प्रकार की संरचना होती है और इसमें कुछ भरा होता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और आपको बता दें इसको बोलते क्या हैं, इस संरचना को बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं श्लेष्म ग्रंथि। क्या बोलते हैं? श्लेष्म ग्रंथि, याद रखिएगा, श्लेष्म ग्रंथि बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया श्लेष्म ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि श्लेष्म ग्रंथि हमें आमाशय में मिलती है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आमाशय के चारों तरफ क्या हो गया? आमाशय के चारों तरफ ये श्लेष्म ग्रंथि हो गई और इसमें भरा क्या होता है? इसमें भरा होता है म्यूकस। क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है म्यूकस। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्यों भरा होता है अभी इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये क्या होता है? ये चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे मैंने बोला सेमी लिक्विड पदार्थ ये होता है, म्यूकस होता है, जो कि आमाशय के श्लेष्म ग्रंथि में पाया जाता है। अब यदि पूछ लिया जाए कि ये तो ठीक है, ये तो श्लेष्म ग्रंथि इसके चारों तरफ होती है, और आमाशय में क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आमाशय में जो देखने को मिलता है वह है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? रेनिन देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे पेप्सिन देखने को मिलता है। तो आमाशय में क्या क्या देखने को मिल रहा है? डाइल्यूट HCl, रेनिन और पेप्सिन देखने को मिल रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आमाशय का कार्य क्या होता है? आमाशय के कार्यों के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहला कार्य इसका होता है कि भोजन को अम्लीय बनाना। पहला कार्य इसका क्या होता है? आमाशय के कार्यों में यदि हम बात करें तो भोजन को अम्लीय बनाना, बाह्य रोगाणुओं से रक्षा, बाह्य रोगाणुओं से रक्षा, भोजन को अम्लीय बनाना हो गया, बाह्य रोगाणुओं से रक्षा हो गया, और एंजाइम को सक्रिय करना। एंजाइम को सक्रिय करने का काम भी यही करता है। तो एंजाइम को सक्रिय करना, तो तीन कार्य हमने देखे, अम्लीय बनाना भोजन को, बाह्य रोगाणुओं से रक्षा, और तीसरा हमने देखा एंजाइम को सक्रिय करना। इसके साथ साथ और क्या इसमें पाया जाता है? हमने देखा कि रेनिन पाया जाता है। रेनिन का कार्य क्या होता है? रेनिन क्यों पाया जाता है? तो रेनिन का कार्य जो है वो है, आप जानते हैं कि दुग्ध प्रोटीन आपने सुना होगा, ऐसा आप समझिए कि रेनिन का कार्य होता है कि ऐसे बच्चे जो माँ के दूध पर आश्रित होते हैं, ऐसे बच्चे जो माँ के दूध पर आश्रित होते हैं, ऐसे बच्चों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो रेनिन करता है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना, छोटे बच्चे जो माँ के दूध पर आश्रित होते हैं उनके अंदर दुग्ध प्रोटीन का पाचन ये करता है। यदि हम बात करें पेप्सिन का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा ये वयस्कों में प्रोटीन का पाचन करता है। वयस्कों में प्रोटीन का पाचन जो करता है वो कौन है?
वयस्कों में प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपने अभी तक देख लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि भाई म्यूकस यहाँ पे होता है, या आपने बोला श्लेष्म ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आमाशय हम पढ़ रहे थे, तो इसमें जो पचा हुआ भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं काइम। याद रखिएगा, आमाशय के पचे हुए भोजन को हम बोलते हैं काइम। अब इसके कार्य की यदि हम बात कर लें कि ये जो श्लेष्म ग्रंथि होती है इसका क्या कार्य है, क्योंकि इसमें डाइल्यूट HCl पाया जाता है, और डाइल्यूट HCl कहीं पर भी यदि स्किन पे लग जाए तो वो घाव कर देता है। ठीक है, वो काट देगा, घाव बना देगा। ठीक है, तो ऐसे में आमाशय में ये चीज़ें ना हों, घाव ना बने, जले नहीं अंदर की स्किन, इसके लिए यहाँ पे श्लेष्म ग्रंथि होती है। और ये जो श्लेष्म ग्रंथि होती है ये आमाशय की भीतरी सतह को HCl के दुष्प्रभाव से बचाती है। इसका कार्य यही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? हम पहुंच गए छोटी आंत तक, क्योंकि आमाशय के बाद जो भोजन है वो छोटी आंत में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हमने पढ़ा था कि भैया इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? याद आना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। पहला है डिओडुनम, ठीक है। दूसरा डिओडुनम, दूसरा क्या देखने को मिलता है? दूसरा देखने को मिलता है जेजुनम, और तीसरा क्या देखने को मिलता है? इलियम। ठीक है, तो 3 भाग हमने पढ़े थे छोटी आंत के, वही 3 यहाँ पे आ गए हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि अंतिम रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है वो इलियम में पाया जाता है, या सबसे ज़्यादा पचा हुआ जो भोजन होता है वो इलियम में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे यदि हम बात करें तो आपको पता होगा ये जो डेडुनम है इससे जुड़ा होता है एक सहायक ग्रंथि। डेडुनम से सहायक ग्रंथि जुड़ी होती है, और इस सहायक ग्रंथि की यदि हम बात करें कि कौन सी है, तो ये सहायक ग्रंथि है लीवर एंड पैनक्रियाज। कौन सी है? लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज, या आप कह लीजिए, दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए यकृत और अग्नाशय, ये डेडुनम से जुड़े होते हैं। लीवर के बारे में आपको पता होगा कि लीवर मानव शरीर की जब आप बात करते हो तो सबसे बड़ी ग्रंथि बोली जाती है, और साथ ही साथ लीवर से एक जूस का स्राव होता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाइल जूस का स्राव किससे होता है, तो आपको बताना है कि बाइल जूस का स्राव जो है वो लीवर से होता है। और बाइल जूस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पित्तरस। हिंदी में हम बोलते हैं पित्तरस। तो बाइल जूस का जो स्राव होता है वो लीवर से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है? ये जो बाइल जूस है, जब इसका स्राव यहाँ लीवर से होता है तो ये पहुँचता कहाँ पे है? ये पहुँचता है डेडुनम में, क्योंकि डेडुनम ही इससे जुड़ी होती है। और वहाँ पहुँचकर ये क्या करता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करता है। तो याद रखिएगा, वसा का पायसीकरण कौन करता है? वसा का पायसीकरण लीवर से निकलने वाला बाइल जूस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वसा का पायसीकरण होता कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि छोटी आंत के पहले प्रकार में, पहले भाग में, जिसको बोलते हैं, प्रकार नहीं भाग बोलोगे, जिसको बोलते हैं डेडुनम। ये आपको पता होना चाहिए। बाइल जूस की यदि हम बात करें तो यह भी 2 प्रकार के पिगमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। ये जो बाइल जूस होता है इसमें 2 प्रकार के पिगमेंट देखने को मिलते हैं, और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2 प्रकार के पिगमेंट इसमें मिलते हैं।
दो प्रकार के पिगमेंट देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा देखने को मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं बिलीरुबिन। क्या बोलते हैं इसको, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन। दूसरा है बिलीबर्डिन। तो याद रखिएगा कि बाइल जूस जो है या पित्त रस जो है उसमें दो प्रकार के पिगमेंट देखने को मिलते हैं, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। अब यदि बता दें आपको, आपने एक बीमारी सुना होगा पीलिया, जॉइंडिस, कॉमन सी बीमारी है पीलिया या जॉइंडिस, आपने सुना होगा। और आपको बता दें पीलिया या जॉइंडिस तभी होता है जब बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होने पर पीलिया या जॉइंडिस रोग होता है। याद रखिएगा, बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा होने पर पीलिया या जॉइंडिस रोग होता है। और बिलीरुबिन है क्या, ये बाइल जूस में पाए जाने वाले पिगमेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाइल जूस क्या होता है, पित्तरस इसी को बोलते हैं। इसका स्राव कहाँ से होता है, इसका स्राव लीवर से होता है। कार्य इसका क्या होता है, ये डेडुनम में जाकर वसा का पायसीकरण करता है। इस प्रकार से यदि आप सोचोगे ना, रटने का काम नहीं करना है, सिर्फ सीक्वेंस से सोचने का काम करना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है बाइल जूस के बारे में इतना, अब इसको बता दो कि ये संचय कहाँ पे होता है, ये स्टोर कहाँ पे रहता है बाइल जूस, तो याद रखिएगा बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, नोट कर लीजिएगा, गाल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल जूस का संचय या स्टोर कहाँ पे होता है, पित्राशय में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि अक्सर देखने को मिलता है कि भाई गैल ब्लैडर और किडनी में स्टोन बनता है, आपने देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, कि भाई किडनी में स्टोन है, या स्टोन के बारे में आपने सुना होगा, पथरी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। तो ये होता क्यों है, ठीक है, गाल ब्लैडर या आप कह लीजिए कि किडनी में स्टोन क्यों बनता है, इसके पीछे कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। याद कर लीजिए क्या कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो पथरी के पीछे कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अग्नाशय की। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अग्नाशय की। आइए देख लेते हैं अग्नाशय के बारे में। तो छोटी आंत तक हमने भोजन को पहुंचा दिया है, अब बात आती है अग्नाशय की। ठीक है, अग्नाशय की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा इसी को बोलते हैं पैनक्रियाज। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह भी जुड़ी किससे होती है, यह भी डेडुनम से जुड़ी होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और यह भी डेडुनम से जुड़ी होती है, और इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे देखने को मिलता है कि यहां पे एक्सोक्राइन ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों देखने को मिलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों देखने को मिलते हैं। एक्सोक्राइन की हिंदी आप क्या होगा, बहिर्स्रावी। इंडोक्राइन की हिंदी क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अंतःस्रावी। ठीक है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि भी इसमें होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि भी इसमें होती हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, बहिर्स्रावी नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी। अब बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है ये नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है और यहां से एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, क्या होता है, एंजाइम का स्राव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नलिका युक्त होती है और यहां से एंजाइम का स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की जब हम बात करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि,
इसकी जब हम बात करते हैं, ये नलिका विहीन होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, नलिका विहीन होती है। और नलिका विहीन होती है और यहाँ से क्या स्रावित होता है, तो यहाँ से हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, हार्मोन्स का स्राव देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि अग्नाशय या पैनक्रियाज की बात हम कर रहे थे, और हमने देखा कि मानव शरीर की ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पैनक्रियाज से जुड़ी होती है। और यह देखा कि इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों देखने को मिलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने देखा कि इसी को बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, और ये नलिका युक्त होती है और यहाँ से एंजाइम का स्राव होता है। दूसरा हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखा कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि इसी को कहते हैं, नलिका विहीन होती है और यहाँ से हार्मोन्स का स्राव होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भाई जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये नलिका विहीन है, इसमें कोई नलिका नहीं होती है, तो फिर हार्मोन्स का स्राव इसमें से कैसे होता है? यदि नलिका नहीं है तो हार्मोन्स का स्राव कैसे होता है, उसके लिए आपको बता दें, क्योंकि ये नलिका विहीन है और इसमें से हार्मोन्स का स्राव होता है, क्योंकि ब्लड में स्रावित होता है। हार्मोन्स जो है वो ब्लड में स्रावित होता है, और ब्लड में स्रावित होने के बाद ब्लड के माध्यम से आप कह सकते हैं वो मूवमेंट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो यदि आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब यही होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं पाई जाती हैं, पूछा जाता है। तो इसमें लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं पाई जाती हैं, और ये 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों याद रखना है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लैंगरहैंस की द्वितीयकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा कि ये पाई जाती हैं पैनक्रियाज में। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। जैसे हमने देखा एक्सोक्राइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एंजाइम का स्राव होता है। तो अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक्सोक्राइन की करने वाले हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन की चर्चा हम करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। हमने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, एंजाइम का स्राव होता है। तो एंजाइम का स्राव होता है, तो एंजाइम आप जानते हैं कि भाई एंजाइम जो है वो यहीं से स्रावित होते हैं और फिर छोटी आंत में पहुंचते हैं, क्योंकि ये डेडुनम से जुड़ी होती है, और फिर भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। अब इसमें यदि हम देखें तो इनके नाम क्या क्या हैं, ये जो एंजाइम है इनके नाम क्या क्या हैं, तो इनके नामों में पहला आता है ट्रिप्सिन, पहला नाम आता है ट्रिप्सिन। दूसरा जो एंजाइम देखने को मिलता है उसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक एंजाइम। तीसरा जो एंजाइम यहाँ पे देखने को मिलता है इसको बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई बहिर्स्रावी जो ग्रंथि है वहां से 3 प्रमुख एंजाइम आप कह लीजिए जो स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिक और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन, आप जानते हैं ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, इन सब का काम है प्रोटीन का पाचन। पैनक्रिएटिक की यदि हम बात करें भैया इसका क्या काम है, तो मंड को ये शर्करा में बदलता है, याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये मंड को शर्करा में बदलता है। और इसके बाद बात आती है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम के बारे में हमने कई बार पढ़ा कि भैया लाइपेज एंजाइम जो है ये वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। अब हम सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो बात आती है अब लीवर की। लीवर की बात आती है। लीवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं, क्योंकि लीवर जो है वो शरीर की विषाक्तताओं को समाप्त करता है। लीवर को शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं, और यह शरीर की विषाक्तताओं को समाप्त भी करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर के बारे में इतनी बेसिक जानकारी यदि आपके पास है
तो ये चीज़ें क्लियर हैं, कोई समस्या नहीं होंगी। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं छोटी आंत की, क्योंकि हमने देखा छोटी आंत के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आपने देखा था इलियम के बारे में। हमने देखा कि सबसे अधिक जो पचा हुआ भोजन होता है वो इलियम में पाया जाता है। इलियम के बारे में कुछ जानकारी और नोट कर लीजिएगा कि यह आंत का सबसे लंबा भाग होता है और इसमें अवशोषण की प्रक्रिया भी सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा पचा हुआ भोजन जो है वो यहीं पर देखने को मिलता है। इसी में आंत ग्रंथि भी पाई जाती है और इसी से आंत जूस निकलता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आंत जूस कहाँ निकलता है, तो वो इलियम में निकलता है, क्योंकि इलियम में ही आंत, आप कह सकते हो, आंत ग्रंथि पाई जाती है। आंत रस की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हो जब आंत रस की आप बात करते हो, हमने देखा कि इलियम में आंत रस निकलता है। कैसे? क्योंकि इसमें आंत ग्रंथि पाई जाती है। अब आंत रस की जब हम बात करते हो, आंत रस की यहां पे बात हो रही है, आंत रस की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात आंत रस की जब आप करते हो तो बात आती है माल्टोज की। माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है लैक्टोज की। फिर बात आती है सुक्रोज की, ठीक है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फिर आती है बात पेप्टिडेज, पेप्टिडेज, ठीक है, DASE, और लास्ट में आता है न्यूक्लियोटिडेज, ठीक है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, पेप्टिडेज और न्यूक्लियोटिडेज, ये बात आती है। अब इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे माल्टोज की जब हम बात करते हैं तो जब माल्टोज का पाचन होता है तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? माल्टोज का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो याद रखिएगा माल्टोज के पाचन में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज निकलता है अंतिम उत्पाद के रूप में। नोट कर लीजिएगा, माल्टोज के पाचन में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद के रूप में निकलता है। जब हम बात करते हैं लैक्टोज की कि भैया लैक्टोज का जब पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद क्या निकलता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज निकलता है कब? जब लैक्टोज का पाचन होता है। इसके बाद बात आती है सुक्रोज के पाचन पे। तो जब सुक्रोज का आप कह सकते हो तोड़ा जाता है तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। जब बात आती है पेप्टिडेज की बात आती है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पॉलीपेप्टाइड का पाचन यहाँ पे होता है और अमीनो अम्ल अंतिम उत्पाद के रूप में निकलता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का पाचन होता है और अमीनो अम्ल अंतिम उत्पाद के रूप में निकलता है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटिडेज की तो यहाँ पे नोट कर लेना है कि यहाँ पे RNA और DNA का पाचन होता है और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड बनता है। RNA और DNA का पाचन होता है और न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए, ये पूछा जाता है आपसे, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। यदि कुछ क्लियर नहीं है, कुछ स्पष्ट नहीं है, तो कम से कम कुछ बोल रहा हूँ उसको सुनकर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अब बात हम करते हैं अपेंडिक्स की, ठीक है। ये चीज़ें हो गई छोटी आंत की। अब बात कर लेते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सेलुलोज का पाचन। क्या कार्य होता है?
सेलुलोज का पाचन। ठीक है, अपेंडिक्स का कार्य है सेलुलोज का पाचन करना। आज के समय में बता दें कि मानव में यह एक अवशेषीय अंग के रूप में है। ठीक है, अवशेषीय अंग के रूप में है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आज के समय में ये क्रियाशील मानव के शरीर में पाया तो जाता है, लेकिन ये क्रियाशील नहीं है। क्रियाशील कब था? ये क्रियाशील तब था जब हम आदिम अवस्था में थे और हम घास फूस पत्तियों के माध्यम से अपने भोजन की पूर्ति करते थे, उस समय ये क्रियाशील था। मतलब कि ऐसे जीव जो घास फूस और पत्तियां खाते होंगे उसमें ये क्रियाशील है। और आज की तिथि में किसमें क्रियाशील है? तो आज के तिथि में ये मवेशियों में क्रियाशील है। ठीक है, मानव में ये क्रियाशील नहीं है, ये मवेशियों में क्रियाशील है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि यदि ये क्रियाशील नहीं है, यदि ये क्रियाशील नहीं है तो ऐसे में सेलुलोज का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में? ऐसे में सेलुलोज का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में? तो आपने पिछले दिनों पढ़ा था ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था। तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, यही आज के समय में सेलुलोज का पाचन मनुष्यों में करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात हम कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। जैसे फ्रक्टोज अभी हमने देखा था, अभी हमने पढ़ा था फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज सिर्फ पादपों में पाया जाता है। फ्रक्टोज सिर्फ पादपों में पाया जाता है। जैसे आप शहद का यूज करते होंगे तो जो शहद की मिठास है, जो फलों की मिठास है, वो फ्रक्टोज के कारण ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह याद रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया प्रोटीन जब टूटता है तो क्या बनाता है, तो प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्च टूटकर क्या बनाता है, तो स्टार्च टूटकर ग्लूकोज बनाता है, ये फैक्ट के रूप में याद रखना है। वसा टूटकर क्या बनाता है, तो 3 फैटी एसिड, पूर्व में ही मैंने आपको बताया था, प्रारंभ में पहले या दूसरे सेशन में चर्चा हुई है, प्लस ग्लिसरॉल मटेरियल ये बनाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो छोटी आंत में एक फिंगर नुमा संरचना भी पाई जाती है। इस फिंगर नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोबिलाई। याद रखिएगा, इस फिंगर नुमा संरचना को माइक्रोबिलाई कहते हैं, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि छोटी आंत में भोजन आपका पच जाता है इलियम में, और इसके बाद वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। जो अपचित पदार्थ होता है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, और यही पूरी पाचन की प्रक्रिया है, जिसको लेकर आप सब परेशान थे कि इसमें कम बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब बहुत कुछ आपका यहाँ पे पाचन में भी बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। जितनी आपकी परीक्षा की मांग है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और परीक्षा के मांग के अनुरूप जितनी चीज़ें पाचन तंत्र से संबंधित होनी चाहिए वो मैंने आपको उपलब्ध कराई है। एक और यहाँ पे पिक्चर मैंने रखा है, यदि ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो टीथ की बात हमने कर लिया। ठीक है, जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। एक आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पिक्चर है यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले आहार नाल के बारे में कि भैया भोजन हम मुख से लेते हैं, फिर हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि ग्रसनी में ये जाता है। ठीक है, तो ये पूरी हो गई, ग्रसिका ये पूरी हो गई। ठीक हो, इसोफेगस ये पूरा हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं आमाशय, आमाशय में भोजन जाता है, ये आपका आमाशय है। आमाशय के बाद आपने देखा था कि जो भोजन है ये छोटी आंत में आगे बढ़ता है। ठीक है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे अभी आप पित्राशय के बारे में पढ़ा था, गाल ब्लैडर के बारे में पढ़ा था, तो ये आपका गाल ब्लैडर है। स्टोमच की बात करें, ये आपका स्टोमच है। अग्नाशय या पैनक्रियाज की बात करें तो ये पूरा पैनक्रियाज का एरिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब आप बात करते हो तो ये रहा आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज
इंटेस्टाइन आप बात करते हो तो ये बड़ा वाला जो एरिया है बाहर का, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद फिर बात करते हो रेक्टम की, ठीक है, मलाशय की, तो ये वाला जो है ये मलाशय है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आप कह सकते हो, एक बार इस पिक्चर को देख लीजिएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, इसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि जैसे पित्राशय कहाँ पे होता है, लीवर कहाँ पे होता है, आमाशय कहाँ पे होता है, अग्नाशय कहाँ पे होता है, और सबके कार्य आपको पता होना चाहिए। और यदि कार्य पता हैं सबके, और सबके बारे में एक मस्तिष्क में एक पिक्चर बनी हुई है, एक तस्वीर बनी हुई है, तो आपको कोई समस्या नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये तो आपका पुराना टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन डिटेल से नहीं पढ़ा था, इसलिए डिटेल से समाप्त करने का प्रयास था। अच्छा लगता है सेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और जो डेली टारगेट वीडियो चल रहा है उसके माध्यम से भी रिवीजन आपको करना है, उस पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।